हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब बारी है पार्ट 2 की। पार्ट 1 हमने इससे पहले कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, मैटर के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, फिजिकल नेचर कैसा होता है मैटर का वो देखा, और हमने क्या देखा कि मैटर की स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं। बट मैम आपने तो हमें 3 बताया था। नहीं, आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको 5 बताई थी। डिस्कस मैंने 3 के बारे में किया था, ठीक है। तो मेनली आपकी 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमारा पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो अब चैप्टर हमारा नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम मैटर इन आवर सराउंडिंग फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड नाउ हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में अब हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है 3 टॉपिक्स। मैंने आपको बताया था उससे पहले वाली वीडियो में कि हमारे 3 टॉपिक्स बच रहे हैं, जिसमें से अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज द कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हम यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर की बात हुई है बेसिकली इसमें, तो टेम्परेचर की कॉमन यूनिट क्या है और एसआई यूनिट क्या है। तो टेम्परेचर की अगर हम कॉमन यूनिट के बारे में बात करें तो दैट इज डिग्री सेल्सियस। क्या है हमारी ये? डिग्री सेल्सियस। तो ये किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की। कैसी यूनिट है? कॉमन यूनिट है। नेक्स्ट अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो यहाँ पे ये इसकी एसआई यूनिट हो जाती है केल्विन स्केल। क्या है? केल्विन स्केल। अब हमें यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम आप ये क्यों बता रही हो, क्या मतलब है इसका? क्यों मैं इसलिए से बता रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे आपसे इसका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि वो आपको टेम्परेचर देगा और आपसे बोलेगा कि इसको सेल्सियस में करो और इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। तो इसीलिए जो बेसिकली हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है। तो सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। तो जो टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल का वो बराबर होता है किसके? इक्वल टू होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273। समझ में आ गया होगा। अब मैं इतना बता देती हूँ कि ये होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इक्वल होता है 273 केल्विन के। समझ आ गया? बेसिकली यहाँ से आपका ये रिलेशन निकल के आता है। अब इसकी जरूरत है क्यों हमें? हम ये क्यों देख रहे हैं मैम? आप हमें क्यों बताए जा रहे हो बार बार? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये बोलता है कि हमें वो कुछ टेम्परेचर देगा एंड वो आपसे क्या करवाएगा? एक सेकेंड, यस। तो वो हमें कुछ भी टेम्परेचर देगा और हमसे बोलेगा वो टेम्परेचर है आपका किसमें? डिग्री सेल्सियस में, और आपसे बोलेगा इसे कन्वर्ट करना है किसमें? केल्विन में। तो अगर आपको टेम्परेचर किस में दिया हुआ है? सेल्सियस में, और आपको कन्वर्ट करना है किसमें? केल्विन में। क्योंकि उससे पहले मैंने एक रिलेशन अभी बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। समझ आ रहा है? ठीक है। तो अब अगर आपको कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है और अगर आपको सेल्सियस से किस में जाना है? केल्विन में जाना है, तो आपको क्या करना होगा? प्लस कर देना होगा 273 जो भी टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो आपका केल्विन में आ जाएगा। सपोज कि उसने आपको कितना टेम्परेचर दे दिया? 27 डिग्री सेल्सियस दे दिया और आपसे बोल दिया कि भाई इसको किस में कन्वर्ट कर दो? केल्विन में कन्वर्ट कर दो। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 27 डिग्री इसको क्या करेंगे हम? प्लस कर देंगे 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया आपको? ठीक है। तो अगर आपको सेल्सियस से किस में जाना है? केल्विन में, देन यू हैव टू ऐड प्लस 273, मतलब आपको ऐड करना होगा 273। सेकेंड कि अगर आपको क्या टेम्परेचर किस में दिया हुआ है? केल्विन में, एंड आपको जाना है किस में? डिग्री सेल्सियस में। किस में जाना है? डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। सपोज आपको कुछ भी दिया हुआ है टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300। कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन, और आपसे बोला है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में। तो आपको क्या करना होगा? हमें यहाँ पे क्या कर देना है? -273। क्या करना है?
माइनस 273। तो 300 में से जब आप 273 को माइनस करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये चीजें तो समझ में आई होंगी, लेकिन जो मेन कंफ्यूजन यहाँ पे बनती है वो बच्चों को यह होती है कि अगर सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में चेंज करना है, तो वो ये भूल जाते हैं कि हम इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, थोड़ा ध्यान से समझना। ट्रिक ये है, एक सेकेंड रुको, मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। यस, तो ट्रिक हमारी क्या है कि अगर टेम्परेचर सेल्सियस में है एंड आपको जाना है किसमें, केल्विन में, और दूसरी क्या हो सकता है आपका कि टेम्परेचर केल्विन में है और आपको जाना है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो अब देखो अल्फाबेट में इन दोनों में से कौन सा लेटर स्मॉल में है, सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, सी ही आता है। ठीक है, तो अगर स्मॉल लेटर से बिग लेटर की तरफ जाना है, स्मॉल लेटर से बिग लेटर की तरफ जाना है, तो आपको ऐड करना होगा 273। ये बात समझ में आई? ठीक है, उसी तरह से अब ये जो के लेटर है ये अल्फाबेट के अंदर बड़ा है, तो हम अगर बड़े लेटर से बिग लेटर से स्मॉल लेटर में जा रहे हैं, देन हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा कितना, 273। तो अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होने की है कि कहाँ पे हमें ऐड करें मैम, कहाँ पे हम माइनस करें। तो अगर हम स्मॉल लेटर से बिग लेटर में जा रहे हैं, देन वी हैव टू ऐड 273, एंड अगर हम बिग लेटर से स्मॉल लेटर में जा रहे हैं, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273। समझ आ गया होगा, अच्छे से क्लियर होगा? ठीक है, तो इस तरह से ये आपको करना है और याद रखना है। तो ये समझ में आ गया कि कॉमन यूनिट क्या है, कॉमन यूनिट क्या हो गई, डिग्री सेल्सियस हो गई। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो गई, केल्विन स्केल हो गई। रिलेशन क्या था दोनों में कि जो टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन स्केल में वो किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल के बराबर होता है। समझ आ गया? जो कि मैंने रिलेशन बताया था आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ये आपको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, सो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि अभी हमने देखा स्टेट्स देख ली कि 3 स्टेट्स मैम आपने बताई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनकी प्रॉपर्टी आपने बता दी अच्छे से। बट अब हमें देखना है कि ये कैसे चेंज हो रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे जा रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बात करनी है इसका। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, चेंजेस ऑफ स्टेट, जो कि मुझे जो डायग्राम से पढ़ाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है बेसिकली। तो डायग्राम से क्या होता है कि बच्चे को ईजिली समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या बताओ कि जहाँ पे आप मैटर मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल दो मैटर का जो तीनों स्टेट्स में लाई करता हो। ठीक है, तो दैट इज क्या हो जाएगा वो हमारा, मैं यहाँ पे लिख दूं अगर बात करूं तो वो हमारा क्या है, वाटर है। तो वाटर क्या है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी करता है और गैस में भी करता है, ये तीनों में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड में देखें तो ये आइस की फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड में देखें तो वाटर की फॉर्म में, और गैस में देखें तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कि किस तरह से स्टेट चेंज हो रही है। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि आपको वो कुछ भी दे देगा इस तरह से, ए और ए को नेमिंग कर देगा, दैट इज सॉलिड, एरो बना दी। ठीक है, बी लिख दिया, यहाँ पे हमारा लिक्विड हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट सी लिख दिया, दैट इज गैस हो गया। यहाँ से जो क्वेश्चन बेसिकली बनता ही बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एरो को रिवर्स कर देगा इस तरह से, और यहाँ पे नेमिंग कर देगा, और आपसे बोलेगा कि ये जो मैंने ब्लैंक करा है इसको फिल करो कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये हम बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दो, पहले ये तो समझ लें। ठीक है, तो चेंजेस ऑफ स्टेट में क्या देखा आपने कि जब लिक्विड आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। लेकिन उससे पहले सॉलिड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबकी टंग पर सबसे पहले सॉलिड ही आता है। तो लिक्विड से सॉलिड जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर सॉलिड से
आपका क्या है, आइस, आइस किस में जा रही है, कन्वर्ट हो गई लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग। फिर लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट होके किस में जा रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं बॉइलिंग। ठीक है, गैस से सॉलिड बन रहा है तो दैट इज डिपोजिशन। क्या है, डिपोजिशन। समझ में आ गया तीनों स्टेप, मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड डिपोजिशन। ये याद रहना है आपको, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर वापस अब उल्टा चल रहा है, रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, कि अगर सॉलिड है, सॉलिड से वो क्या बन रहा है, डायरेक्ट गैस। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, कोई मुझे एग्जांपल बता सकता है कि जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा हो, गैस में कन्वर्ट हो रहा हो? तो बेसिक सा एग्जांपल है हमारा एक कैम्फर। क्या है आपका, कैम्फर। अब आप पूछोगे कि मैम कैम्फर क्या होता है, कि आपके घरों में आजकल अब यूज भी कर रहे होगे, कपूर की जो गोली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैम्फर बोलते हैं। दूसरा और क्या एग्जांपल हो जाएगा, नैप्थलीन बॉल्स, जो हम यूज करते हैं अपने क्लॉथ्स में रखते हैं, विंटर क्लॉथ्स में। ठीक है, तो वो हमारे क्या हैं, वो डायरेक्टली क्या होता है कि वो सॉलिड, आपका सॉलिड में होता है और डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। व्हाट वी कॉल इट, सब्लिमेशन। नेक्स्ट, अगर गैस है और गैस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, तो दैट इज कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। जैसे आपने देखा होगा कि वाटर वेपर्स ऊपर जाती हैं, स्काई में जाती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, कंडेंसेशन हो जाती हैं और लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट, कि लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे इसे हम, फ्रीजिंग। अब जो यहाँ पे सीक्वेंस से आपको दिया हुआ था, तो ए सॉलिड था, सॉलिड से अगर हम किस में जा रहे हैं, सॉलिड से किस में जा रहे हैं, लिक्विड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो आपका हो जाएगा मेल्टिंग। क्या हो जाएगा, मेल्टिंग। ओके, फिर अगर आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बॉइलिंग। समझ आ गया। फिर उसी तरह से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी एक और स्टेप आना था, गैस से सॉलिड वाला, तो गैस से सॉलिड वाला स्पेस नहीं आ रहा था, तो गैस से अगर सॉलिड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। मैंने इतने ही हाफ ही क्वेश्चन रखा है तो आप हाफ ही का आंसर कर दो। ठीक है, तो गैस से अगर किस में आ रहा है, लिक्विड में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। व्हाट वी कॉल इट, कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड से वापस सॉलिड में आ रहा है तो दैट इज क्या हो रहा है, फ्रीजिंग। क्या हो रहा है, फ्रीजिंग। तो इस तरह का चार्ट आपको दे दिया जाता है कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए, समझ पाए इसको। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया कि चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब नेक्स्ट स्लाइड हम अपनी देखेंगे, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, वो किस तरह से चेंज हो रही है और हम उसको क्या बोल रहे हैं। यहाँ से आपसे वो डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन को डिफाइन करो, डिपोजिशन क्या है। ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो सारी चीजें क्लियर है कि सॉलिड से अगर क्या जा रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैम सब्लिमेशन इसको बोल रहे हैं, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सिंपल। ओके, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, हमने देखा स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने देख लिया चेंजेस ऑफ, हमने देखा कि स्टेट जो है वो किस तरह से चेंज हो रही है, वो सॉलिड से लिक्विड में कैसे जा रही है और लिक्विड से गैस में कैसे जा रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैटर पे। तो अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, सॉलिड, कोई भी सॉलिड है उसका टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो भी इन पार्टिकल्स की क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है मैम, ये काइनेटिक एनर्जी क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी सब्सटेंस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो जिस एनर्जी के साथ वो मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया। मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं खड़ी हुई हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरी एनर्जी यूज हो रही है, बट इसको मैं काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर मैं ये मूव कर करके बता रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है। समझ आ गया। नेक्स्ट, तो ये क्लियर हो गया होगा कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मैंने टर्म्स लिखी हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये टर्म्स है क्या। तो पहली जो टर्म है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हम क्या बताओगे आप? मेल्ट तो सुना ही हुआ है वर्ड, मेल्ट का मतलब हमें पता है मैम, इतना तो मेल्ट का मतलब हम सुनते आ रहे हैं कि आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, तो मेल्ट मतलब वो पिघल रही है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वैसे आइस का कितना होता है? 273.16 केल्विन। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो प्रोसेस या फिर आप क्या बोल सकते हो, कोई भी सब्सटेंस जो क्या हो रहा है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एट उसके मिनिमम टेम्परेचर पर, ठीक है। मतलब उस टेम्परेचर पर जहां पर एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड में, उसे हम बोलेंगे एट, और ये भी लिख लेना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आपका क्या हो रहा है, सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड मेल्ट हो रहा है, ठीक है। मेल्ट होके क्या हो रहा है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ये समझ आ गया। नेक्स्ट है फ्यूजन। फ्यूजन क्या है? वही है जो हमने मेल्टिंग पॉइंट में देखा, बस यहाँ पे इतना सा चेंज हो जाता है, द प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में हमने देखा कि एक टेम्परेचर पर, एक मिनिमम टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट हुआ और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस हो रहा है ना, जो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, ये जो पूरा काम हो रहा है, जिस प्रोसेस के थ्रू सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फ्यूजन, और कुछ भी नहीं है, यही सेम डेफिनेशन है। जिस प्रोसेस के थ्रू आपका क्या हो रहा है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? फ्यूजन बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन कि लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट का मतलब ही, लेटेंट हीट का मतलब क्या है? यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, हिडन हीट। वो हीट कोई भी, मतलब जैसा अभी क्या हुआ कि यहाँ पे आपने देखा कि मैम सॉलिड से क्या कन्वर्ट हो गया? सॉलिड से लिक्विड बना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि या तो हीट रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, दो ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन हमें वो जो हीट जो है वो रिलीज हुई है और एब्जॉर्ब हुई है, तो हमें उसका पता ही नहीं चला, हमें वो दिखी ही नहीं, कहीं उसका कहीं हमें वर्क दिखा ही नहीं। तो वो हीट जो आपको क्या कर रही है, किसी भी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब, मतलब उस हीट का हम कहाँ यूज कर रहे हैं? एब्जॉर्बिंग में या फिर रिलीजिंग में। तो उस हीट को हम क्या बोल रहे हैं? लेटेंट हीट बोल रहे हैं। समझ आ गया? लेटेंट हीट। अब उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दोनों वर्ड्स को इंक्लूड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा? जिस प्रोसेस के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हो कि वो हीट, लेटेंट हीट की हेल्प से जो मतलब कोई भी सब्सटेंस क्या कर रहा है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, तो उस एनर्जी को हम क्या बोल देंगे? फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल देंगे। समझ आ गया? जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। नेक्स्ट फिर आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि जो पानी है आपका वो उबलने लगेगा, बॉईल होने लगेगा, ठीक है। तो बॉईल में क्या होता है, क्योंकि अब पानी है, वाटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि लिक्विड आपका किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? वाटर वेपर्स में। क्या होने लगेगा? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हम, ये क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। एक ऐसे टेम्परेचर पर जहां पर आपका लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लगे, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जिस तरह से हमने देखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग पॉइंट से रिलेट कर रहा था, उसी तरह से सेम तो वेपराइजेशन जो है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो इसी से रिलेट करेगा। किससे? बॉइलिंग पॉइंट से। तो उस प्रोसेस में जब आपने देखा कि लिक्विड, जिस प्रोसेस के थ्रू लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, किस पर? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तो उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दैट मीन्स कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने यूज्ड हुई या फिर यूज की
लिक्विड से वाटर वेपर को कन्वर्ट होने में, उसे हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ आ गया? क्लियर हो गई सारी चीजें? ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ मैं आपको, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लग रही है। मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया? मेल्टिंग पॉइंट में क्या था कि आपका सॉलिड से सॉलिड मेल्ट होके किस में जा रहा है, जिस टेम्परेचर पर आपका क्या हो रहा है, सॉलिड कन्वर्ट होके, या फिर आप बोल सकते हो मेल्ट होके किस में जा रहा है, लिक्विड में, जिस टेम्परेचर पर। ठीक है, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन वो प्रोसेस हो गया, क्या हो गया, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होकर कन्वर्ट हो गया, उस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोल रहे हैं। फिर लेटेंट हीट, लेटेंट हीट मैंने बता दिया। लेटेंट हीट क्या है? हिडन हीट है, जो एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या फिर रिलीज हो रही है जब एक मतलब मैटर की स्टेट, मतलब जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो दैट टाइम कुछ ना कुछ एनर्जी या तो रिलीज होगी या ऑब्जर्व होगी, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसे हम? लेटेंट हीट बोल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन और फ्यूजन की, दोनों को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू, ठीक है, सपोज टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, सॉरी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है आपका कि लिक्विड किस में चेंज होने लगता है आपका, फिर लिक्विड आपका चेंज होने लगेगा मैम वाटर वेपर्स में, और वाटर वेपर्स को हम कंसिडर करेंगे ऑब्वियसली बात है गैस में। ठीक है, तो यहीं पे भी सेम डेफिनेशन हो जाएगी, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये सेम डेफिनेशन हो जाएगी, बस सॉलिड की जगह लिक्विड लिख देना है और लिक्विड की जगह गैस लिख देना है या फिर वाटर वेपर्स लिख देना है, दैट्स इट। बट ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। होप सो कि मैंने 1 बाय 1 आपको ये सारी चीजें समझा दी हैं और आपको अच्छे से समझ भी आ गई होंगी। नहीं समझ में आ गई, वीडियो को पॉज करो, फिर से देख लो। ठीक है, ये तो बेनिफिट ही है आपके लिए सबसे अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हमने देखा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था, कि मैटर की जो स्टेट्स है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा, कि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, टेम्परेचर डिक्रीज करा, तो मैटर क्या हो रहा था, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा था। अब प्रेशर का देखते हैं। प्रेशर में क्या होता है, गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि गैसेस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कि हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर अप्लाई कैसे किया मैम आपने, तो आप देखते हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं, तो उसमें कैसे गैस फिल होती है, तो हम क्या करते हैं, गैस पर प्रेशर लगाते हैं। तो गैस पर जैसे हम प्रेशर लगाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और उसे हम आपका जो भी कंटेनर होगा जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें हम उसे फिल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही एलपीजी सिलेंडर्स जो होते हैं घर में आपका देखा होगा, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, गैस के ऊपर, क्योंकि हमने गैस की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था जब हमने डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, तो हमने देखा था कि जो गैस है वो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। क्या है गैस हमारी, हाईली कंप्रेसिबल है। तो अगर हम गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विफाइड हो जाती है। लिक्विफाइड का मतलब आता है समझ में, लिक्विफाइड का मतलब कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक तो इफेक्ट ये हो जाएगा प्रेशर का। दूसरा है कि जो आपका सॉलिड होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी डायरेक्टली किसमें, गैसेस स्टेट में। क्या मैम आपने क्या बोला अभी, एक बार रिपीट करो, कि जो सॉलिड
कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है? गैसियस स्टेट में। किसमें? गैसियस स्टेट में। कब? जब हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। अभी प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो जो सॉलिड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस भी। जब आपका क्या होगा कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? कन्वर्ट हो जाएगी गैसियस स्टेट में, बिना लिक्विड स्टेट में मूव किए। लिक्विड स्टेट से उसका कोई मतलब नहीं है। कभी आप सोचो कि मैम जैसे सीक्वेंस होता है कि सॉलिड्स में पहले लिक्विड कन्वर्ट होगा तब गैस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्या आपका लिक्विड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है? गैसियस स्टेट में। जो आपकी CO2 है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गई गैसियस स्टेट में, बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। तो यही रीजन होता है मेनली कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। तो आपसे पूछ भी लिया जाता है कि ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं। ठीक है, होप सो क्लियर दैट, समझ में आ रही होंगी सारी बातें। नेक्स्ट देखोगे कि आप इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा भी होगा, अभी वैसे सारे टॉपिक आपने स्टार्टिंग से पढ़े हुए हैं। मैम आप शुरू से ही लेक्चर जब से स्टार्ट हो रहा है आप यही बोलती आ रही हो कि ये पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा। अरे सही तो बोल रही हूँ कि आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी चैप्टर। इवापोरेशन नहीं पढ़ा? क्या होता है इवापोरेशन? छोटे से बच्चे को पता होता है कि इवापोरेशन क्या हो रहा है। ठीक है, तो इवापोरेशन क्या होता है आपका? इवापोरेशन में क्या होगा कि आपका जो लिक्विड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो वेपराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? वेपराइज हो जाता है। समझ में आ गया? तो उसे हम बोलते हैं क्या? लिक्विड इवापोरेशन। जैसे आपने देखा होगा कि आपने क्या करा, एक ओपन वेसल लिया, उसमें वाटर डाला, थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो वाटर क्या हो गया? इवापोरेट हो गया। वहां पे कुछ बचा ही नहीं। कुछ बचेगा तो जब, क्योंकि इवापोरेट हो गया तो कुछ बचता कुछ बचेगा कैसे फिर? क्योंकि पानी जो भी था वो सारा इवापोरेट हो गया। तो इवापोरेशन कहाँ पर होता है? लिक्विड के सरफेस पर होगा। कहाँ होगा? लिक्विड के सरफेस पर। जब भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? गैसियस स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये इवापोरेशन है और ये बॉइलिंग। देखो दोनों में डिफरेंस अलग है। बॉइलिंग में क्या होता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो मूवमेंट करके आपका तब गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं। लेकिन इवापोरेशन में कोई मूवमेंट दिख रहा है आपको? नहीं मैम, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन बॉइलिंग में आप देख रहे हो कि ये जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो कुछ आ भी रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो ये हो रहा है हमारा बॉइलिंग। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सन है, सन से क्या हुई? हीट गई लिक्विड के सरफेस पर। लिक्विड के सरफेस पे जैसे ही हीट गई। अब देखो और क्या डिफरेंस है। मैंने अभी बताया कि इवापोरेशन जो होता है वो लिक्विड के सरफेस पर होता है। किस पर होता है? लिक्विड के सरफेस पर। एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। बेसिक डिफरेंस क्या है? ठीक है, अच्छे से देख लेना। और बॉइलिंग देख लो कहाँ पे हो रहा है? सरफेस पर नहीं हो रहा, बॉटम पर हो रहा है, नीचे हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, बॉइलिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है? नीचे से हो रही है। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बॉटम से, और ये सरफेस पर। ये मेन डिफरेंस है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? इवापोरेशन का। सन की हीट गई आपकी कहाँ पर? वाटर है तो वाटर के सरफेस पर, दैट मीन्स लिक्विड के सरफेस पर। और फिर ये किस में कन्वर्ट होने लगा आपका? ये आपका कन्वर्ट होने लगा, इवापोरेशन होने लगा। क्या होने लगा? इवापोरेशन होने लगा। समझ आ गया इवापोरेशन कैसे है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन पर अफेक्ट डालते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पे आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग ऑन इवापोरेशन। ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे, हो सकता है 4 ऑप्शंस है आपके पास, बट कि कौन सा करेक्ट है और नहीं है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हो सकता है वो आपको क्या होगा, एमसीक्यू में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग ऑन इवापोरेशन। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में से वो आपको 3 ऑप्शंस देगा और 4th वन जो होगा वो डिफरेंट होगा, अलग होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा वो है हमारा सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया। सेकेंड है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। अब सरफेस एरिया में क्या है, कैसे हम देखेंगे, आपने देखा होगा कि मैम ये कैसे अफेक्ट डालेगा, कैसे अफेक्ट डालेगा, तो ये कैसे अफेक्ट डालेगा, देखो जब हम क्या करते हैं, वेट क्लॉथ्स जो होते हैं, ठीक है, हमने क्या करा, 2 क्लॉथ्स लिए, दोनों को मैंने वेट किया, एक को मैंने क्या करा, मतलब स्प्रेड करके ड्राई कर दिया, और एक को मैंने स्प्रेड नहीं करा, ऐसे ही रख दिया। तो कौन सा जल्दी से ड्राई अप होगा, जो मैंने स्प्रेड करके रखा है। ठीक है, जो मैंने ऐसे ही करके रख दिया नॉर्मल, ठीक है, वो नहीं सूखेगा, वो ड्राई अप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉपर सरफेस एरिया ही नहीं मिला। सरफेस एरिया जिसका ज्यादा है वो ही क्या होगा, इवापोरेशन उसका अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, समझ आया? तो इसलिए सरफेस एरिया भी क्या करता है, ये इस पर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे है मैम, जब देखो इधर भी दिख रहा होगा, वैसे ही इससे बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दिया क्लॉथ्स वाला, उसकी जगह ये भी दिख रहा होगा कि अगर क्या कहे कि जो टी है वो कप में रखी है, ठीक है, तो उसका इवापोरेशन इतनी जल्दी नहीं होने का, लेकिन जैसे मैंने उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, मैंने उसे प्लेट में कर दिया, तो वो इवापोरेट हो जाएगी और जल्दी से आपका ठंडी हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से टेम्परेचर है। टेम्परेचर कैसे है कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो इवापोरेशन जल्दी होगा। फिर क्या होगा, इवापोरेशन जल्दी होगा। जैसे देखो कि धूप बहुत तेज निकल रही है, सन की लाइट बहुत तेज है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन क्या है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन हो रहा है। हमारे आसपास जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो सब इवापोरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो दैट इज यहाँ पे इसलिए हम उसको बता रहे हैं कि ये इफेक्ट डालता है टेम्परेचर। किसका इफेक्ट होता है, ये टेम्परेचर का। तो अगर इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो दैट मीन्स क्या होगा, इवापोरेशन अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, क्या होगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है कि जितनी वाटर वेपर्स हमारे एनवायरनमेंट में या फिर इस एयर में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, the amount of water vapors that are present in our air is known as humidity। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी अभी समझ में आ गया ह्यूमिडिटी क्या है। तो अगर इवापोरेशन पर कैसे अफेक्ट डालेगी, अगर ह्यूमिडिटी का लेवल कम होगा, नमी जो है हमारे आसपास वो कम है, ठीक है, तो इवापोरेशन अच्छे से होगा, वरना नहीं होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पर क्या होता है कि ह्यूमिडिटी का लेवल कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है तो इवापोरेशन का रेट कम हो जाता है, इवापोरेशन पूरे अच्छे से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारे एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स ज्यादा प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इवापोरेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी का लेवल डिक्रीज होगा, कैसा होगा, डिक्रीज होगा, तो इवापोरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट विंड स्पीड, अरे वाह भाई वाह, ठीक है, विंड स्पीड में देखोगे तो विंड स्पीड कैसे इफेक्ट डालेगी। अगर आपने कोई भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, मैंने वही क्लॉथ्स वाला एग्जांपल लेते हैं कि आपने क्या करे, कपड़े मतलब जो आपकी क्लॉथ्स है वो ड्राई अप करने के लिए रख दिए, ठीक है, तो अगर कहीं आप देखोगे कि विंड चल रही है बहुत तेजी से, तो जो आपके क्लॉथ्स हैं वो बहुत जल्दी से ड्राई अप हो जाएंगे। लेकिन विंड नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे एज कंपैरिजन तो आप देखोगे विंटर और समर में कहीं ना कहीं, ठीक है, तो समर में इतनी ज़्यादा हवा, मतलब ठंडी हवा चलती है वो, ठीक है, तो इसलिए वो क्या होते हैं कि आपके जो क्लॉथ्स है वो ड्राई अप नहीं हो पाते हैं। लेकिन गर्मियों में कितनी जल्दी क्लॉथ्स आपके सूख जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं। समझ में आया? तो विंड स्पीड का भी इस तरह से एक इफेक्ट पड़ता है इवापोरेशन पर। ठीक है, अगर विंड स्पीड क्या है आपकी, इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है, तो इवापोरेशन जल्दी होगा, इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। तो ये चारों के चारों फैक्टर्स आपको समझ में होंगे, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। समझ आ गया? नेक्स्ट
नेक्स्ट, अरे चलो चैप्टर का दी एंड हो चुका है, तो चैप्टर का दी एंड हो चुका है, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। मैं एक बार बता देती हूँ कि हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए थे। सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताया कि साइंस क्या है, साइंस के अंदर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर हमारा चैप्टर 1 है जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिया है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसमें फिर हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद हमने मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर को पढ़ने के बाद हमने उसका फिजिकल नेचर देखा कि उसका फिजिकल नेचर कैसा है, वो कैसे कैसे बना हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। फिर हमने क्या देखी, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। क्या देखी हमने, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद हमने क्या देखी, फिर मैटर का कॉमन यूनिट देखी कि टेम्परेचर की कॉमन यूनिट क्या होती है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर देखा हमने कि कितनी स्टेट्स में हमने उसे डिवाइड किया हुआ है। चेंजेस ऑफ स्टेट देखा कि मैटर की जो स्टेट है, 3 स्टेट है मेनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट 2 और हैं जो कि अभी न्यूली सिलेबस में ऐड हो चुकी हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑफ दैट नेम, दैट इज वो हो जाएगा आपका क्या है, प्लाज्मा 4th स्टेट एंड 5th आपकी थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो आता है फिर है नेक्स्ट हमने देखा क्या, उसके बाद यूनिट देखी, कॉमन यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर की। उसके बाद हमने क्या देखा, सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन देखा। उसके जो मैंने आपको टेम्परेचर से बताया वो भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर हमने कुछ इवापोरेशन के बारे में पढ़ा, फिर वो फैक्टर्स पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 4 ही फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया और हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से, तो इसलिए प्लीज लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी आप फॉलो करो, ठीक है, सर्च करो, और आपको हम आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, दे भी रहे हैं, प्रोवाइड भी कर रहे हैं आपको। तो आपका इतना सपोर्ट चाहिए कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू।